प्यारे साथियों, आप सभी को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर यानी मानव नेत्र, जिसको आप लोग कहते हैं रंग बिरंगा संसार। उसके बारे में हम लोग बहुत ही दृष्टिकोण से दृष्टि को पढ़ेंगे, समझ गए। तो देरी ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, कोई भी विशेष बकवास नहीं। क्या कहते हैं, अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि मानव नेत्र को अध्ययन करना। अब मानव नेत्र यहाँ लिखा हुआ है, तो पहले तो आप नेत्र के बारे में जानिएगा। मानव नेत्र होता क्या है, क्योंकि चैप्टर ए का नाम है मानव नेत्र, ह्यूमन ई। जब ह्यूमन ई की बात करें हम लोग, तो एक फिगर आपके लिए हम रखे हुए हैं, वह फिगर आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए, मानव नेत्र के बारे में हम अगर बताएं तो देखिए आपके लिए सामने में ये दिख रहा है, यह क्या है? यह मानव का नेत्र है, यह आंख है। यह क्या है? आपका मानव नेत्र है। इसका यदि परिभाषा आपको देना पड़े कि मानव नेत्र क्या है, तो आप क्या लिखिएगा? क्या पूछेगा मानव नेत्र क्या है, तो नेत्र क्या है? तो इसका परिभाषा अगर देने का मन होगा तो आप कहिएगा मानव नेत्र एक प्रकृति द्वारा दिया गया है। कौन देता है? आप, कोई बना नहीं सकता है। यह प्राकृतिक द्वारा दिया गया एक अत्यंत प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। ऐसे लिखेंगे, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। इसकी सहायता से हम लोग लिखेंगे किसी भी वस्तु को देखने का अनुभूति प्रदान करती है, ना, देखने की क्षमता होती है। तो नेत्र की परिभाषा समझ गए। आंख से आप क्या कहते हैं? आंख से आप देखने का ही काम करते हैं। और यह कौन दिया है? नेत्र जो है आपको कौन दिया है? प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है। प्रकाशीय यंत्र हम क्यों लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं कि यह प्रकाश के उपस्थिति में आप देख सकते हैं, प्रकाश के अनुपस्थिति में आप देख नहीं सकते हैं। आप कभी अंधेरे कमरे में गए होंगे, क्या आपको अंधेरे कमरे में दिखाई देता है? नहीं, कभी नहीं देख सकते हैं। वहां आपको कुछ दिखाई नहीं दे सकता है, समझ गए। तो इसलिए प्रकाशीय यंत्र की संज्ञा दिया गया है। प्रकृति का एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मानव नेत्र कहते हैं। इसमें बहुत सारा भाग होता है। यह जो देख रहे हैं इसको, यह काले वाले भाग को हम लोग जो कहते हैं कोर्निया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोर्निया कहते हैं। आप याद रखेंगे। और यह उजला वाला भाग जो है ना, पूरे यह गोलक जो होता है नेत्र गोलक, यह पूरा गोलक को हम, उजला वाला भाग को हम स्क्लेरा या ड्रिड कहते हैं। तो वह हम अभी लिख के समझाएंगे। थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा फिगर यहाँ बना हुआ है, इसको बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए आपको यहाँ से कुछ समझना होगा, उसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे। क्योंकि मानव नेत्र है, मानव नेत्र हम आपको समझा दिए। आपको कहेगा सचित्र वर्णन करें, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, तो यह परिभाषा देते हुए यह फिगर बना लीजिएगा। यह फिगर बनाते हुए इतना चीज आपको वर्णन नहीं करना है, लेकिन कुछ तो वर्णन करना है। देखिए आपको सबसे पहले अगर यह फिगर में नहीं समझना है तो हम क्या करते हैं, एक सादा पेज लेते हैं, उस पर बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो एक सादा पेज ले लिए। देखिए मानव नेत्र होता क्या है, एक ऐसा गोल संरचना बना लीजिए। यह जो गोल है यह क्या है? मानव नेत्र है। यह गोलाकार एक बना लेते हैं, यह मानव नेत्र है। यह मानव नेत्र में यह जो अगला भाग है, इस अगला भाग जहां से काला आपको दिखाई देता है, वह काला भाग को हम लोग कहते हैं कोर्निया। क्या कहते हैं? कोर्निया। याद रखेंगे, उस काला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोर्निया। याद हो गया। इसके जस्ट पीछे एक ऐसे लगा रहता है, इसको कहते हैं लेंस। इसको क्या कहते हैं? लेंस। याद रखेंगे। लेंस को दोनों तरफ से तीन मांसपेशियां पकड़ी हुई रहती है। इस 6 मांसपेशियां होती है, इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। समझ गए, सिलियरी मांसपेशियां होता है जो कि लेंस को पकड़े हुए रहता है। यह इसकी संख्या 6 होता है, आप लोग याद रखेंगे। और यह लेंस और कोर्निया के बीच में कुछ दर्व होता है, इसकी सुरक्षा के लिए दोनों टकरा ना जाए, इसलिए इसमें एक दर्व होता है। इस दर्व का नाम है जलीय दर्व। इस दर्व का नाम है जलीय दर्व। इसको जलीय दर्व कहते हैं या इसको नेत्रोद कहते हैं। जलीय दर्व भी कहिएगा और दर्व कहेंगे या इसको कहेंगे नेत्रोद कहेंगे।
कहेंगे, नेत्रोद कहेंगे, क्योंकि इसी से आपको आंसू निकलता है, यही दर्भ से आपका आंसू निकलता है। और लेंस के पीछे यह जो देख रहे हैं यहाँ 3 भाग होता है, यहाँ 3 भाग होता है। यह जो पहला भाग जो देख रहे हैं, यह जो इसको कहते हैं रेटिना, इसको क्या कहते हैं रेटिना। यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, यहीं पर क्या होता है प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती है और परावर्तन अपवर्तन के बाद यहाँ पर आकर प्रतिबिंब बनता है, तब आपको यहाँ से देखने का अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ 3 चीज क्या होता है, एक रेटिना होता है, एक क्या होता है रेटिना होता है, आपको हम यह बता चुके हैं। एक रेटिना होता है, इसके बीच में जो श्वेत रंग का होता है, देखिए यह जो है रेटिना हो गया, इसके बीच में थोड़ा सा जगह है, यह जो जगह है थोड़ा सा जगह है उजला वाला भाग, यह जो उजला वाला भाग है, इस उजला वाला भाग को कहते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल। और यह लास्ट वाला भाग को हम कहते हैं कोराइड, लास्ट वाला जो भाग है कोराइड कहते हैं, कोराइड कहते हैं। और शुरू वाला भाग को रेटिना कहते हैं, बीच वाला भाग को हम श्वेत पटल कहते हैं। और इसके बीच में भी कुछ द्रव भरा हुआ रहते हैं, इस द्रव को कवच द्रव या कचाव द्रव भी कहते हैं, कचाव द्रव कहते हैं। इतना बात यदि आपको याद रह रहा है तो मानव नेत्र आप आराम से बना लीजिएगा, मानव नेत्र आराम से बना लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ फिगर में आपको दिखाए गए हैं, इस प्रकार से ही आपको मानव नेत्र बनाना है। कैसे बनाना है, देखिए मांसपेशियां, यह मांसपेशियां कहाँ है, यह जो हम बताए थे सिलियरी मांसपेशियां, जो कि यह लेंस को पकड़े हुए रखता है, ये लेंस है, आपको जी देख रहे हैं, यह क्या है लेंस है, इसको सिलियरी मांसपेशियां जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, इसी को हम कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां। समझ गए। आप देखिए यह जलीय द्रव हम बताए थे, यह क्या है, पहले देखिए यह कोर्निया है, यह जो देख रहे हैं काला वाला भाग, यह सब क्या है कोर्निया है, यहाँ लिखा हुआ है कोर्निया है। समझ गए। इसी को हम कचाव द्रव कहते हैं, इसी को हम ये जो द्रव देख रहे हैं इसको हम कचाव द्रव कचाव द्रव ने जलीय द्रव, या हम इसको क्या कहेंगे नेत्रोद कहेंगे, जलीय द्रव या नेत्रोद कहेंगे। और यहाँ जो थोड़ा सा लेंस में जगह है प्रकाश जाने के लिए, इसको हम नेत्र द्वार कहते हैं। यह याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत। यह बीच में लेंस रहता है, यह दोनों सिलियरी मांसपेशियां है, 3 3 6, आई बीच में कचाव द्रव रहता है। और इसके बारे में हम आपको बताए, जो यह जो पहला लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं रेटिना, रेटिना कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे। और बीच में ये जो है क्या कहते हैं, यह उजला है, इसको हम कहते हैं श्वेत पटल, इसको क्या कहते हैं श्वेत पटल। समझ गए, श्वेत पटल कहते हैं। और यह जो भाग देख रहे हैं इस भाग को हम कोराइड कहते हैं, अंतिम वाला भाग को। यही रेटिना पर यहाँ एक पीत बिंदु भी होता है, यहाँ बताएंगे क्षर और शंकु भी पाया जाता है, जिससे यहाँ आपके सिर में 2 तार लगा हुआ रहता है, एक गोलाकार एक लंबा, उसको क्षर कहते हैं, गोलाकार को हम शंकु कहते हैं, जो संवेदना लेकर आपको मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अगर इतना बात आदि समझ गए तो बहुत सुंदर है। आगे आइए, वही फिगर यहाँ भी है, कुछ आप देख सकते हैं। देखिए यह सब क्या है कचाव द्रव है, यह क्या है जलीय द्रव है, ये क्या है जलीय द्रव है, ये जो है यह इसके बीच में देखिए यह है कोर्निया, और लेंस के बीच में कौन सा द्रव है जलीय द्रव, जल द्रव आपको कह सकते हैं। दृष्टि पटल भी कहते हैं रेटिना को, रेटिना को क्या कहते हैं दृष्टि पटल कहते हैं। यह उजला भाग को हम श्वेत पटल कहेंगे। समझ गए। आई लास्ट वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे कोराइड कहेंगे। इतना ही बात आपको हम समझाए हैं, इतना ही बात आपको लिख लिख के अभी समझाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए यह आंख का भाग है तो आंख का भाग भी बताएंगे, ऐसा हम नहीं है कि वह छोड़ देंगे। पहले हम आपको क्या करते हैं, एक सादा पेज लेते हैं और इसमें आपको हम यह बताने की काम कर रहे हैं यह क्या होता है। समझ गए। यह सादा पेज ले लिए आपके सामने में। अब आइए, अब हम इसको विस्तार से एक एक टिप पढ़ेंगे। पहले स्केलरा किसे कहते हैं पहले दिखा देते हैं। इसमें जो देख रहे हैं ना, यह जो ऊपर वाला भाग यहाँ से आपको नहीं दिखेगा, यहाँ से आपको नहीं दिखेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हो बनाए थे। देखिए यह जो देख रहे हैं यह पूरे यह ने है आपका क्या है, यह है आपका कोर्निया, यह है आपका लेंस। यह जो ऊपर का देख रहे हैं काला बगल के बांग में जितना भी उजला रहता है ना, इसी को कहते हैं हम स्केलरा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग स्केलरा। तो स्केलरा पहले हम इसको परिभाषित करेंगे। पहले आंख का फिगर, आंख का क्या करेंगे, आंख का परिभाषा देंगे, मानव नेत्र क्या है। अब इसका ये फिगर बना देंगे। फिगर बनाने के बाद, फिगर जैसे हम बनाए, फिगर के बगल में आप लिखना स्टार्ट करेंगे। फिगर के बगल में पहले लिखेंगे क्या, स्केलरा लिखेंगे क्या है स्केलरा। स्केलरा क्या है इसके बारे में आप लिख देंगे। इसको दृढ़ भी कहते हैं। इसके बारे में लिखेंगे पटल, मानव नेत्र का सबसे ऊपरी आवरण जो काला और सफेद होता है। मानव नेत्र का ऊपरी भाग, ऊपरी होगा, ऊपरी भाग जो सफेद होता है, उसे क्या कहते हैं स्केलरा कहते हैं। वह बात आप लिख लीजिएगा। जैसे ये सब भाग जो है काला बगल के भाग आप देखेंगे कुछ सफेद सफेद है, उसी को हम लोग स्केलरा कहते हैं। दूसरा चीज आप लिखिएगा फिगर बनाने के बाद,
कोर्निया, कोर्निया सबसे बाहरी भाग को कहते हैं, उसका भी परिभाषा देंगे। कोर्निया की परिभाषा हम लोग देंगे। तो कोर्निया की परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं, आप लोग विचार कीजिए कि स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई जो सतह होता है और झिल्ली नुमा होता है, उसी को कहते हैं हम। काला क्यों नहीं कह रहे हैं, किसी का भूरा भी होता है, आप देखिएगा किसी को बिल्ली जैसा भी आंख होता है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे स्क्लेरा के जो उजला वाला भाग है, उसके उभरा हुआ जो भाग है, स्क्लेरा के सामने वाले भाग, स्क्लेरा के सामने वाले भाग का सबसे ऊपरी आवरण, स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ देखिए, स्क्लेरा के सामने वाले भाग, ये सब स्क्लेरा है उजर का, इस सामने वाले भाग में उभरी हुए पारदर्शी, मतलब उसमें देखो उसी से प्रकाश में किरणें जाती है, पारदर्शी झिल्ली होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोर्निया कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे कोर्निया के बाद कोराइड। क्या पढ़ेंगे, कोराइड। अब कोराइड 3 नंबर में हम लिखेंगे, तो 3 नंबर लिखिए, चाहे रोमन में लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो दिक्कत होगा, समझ गए। तो यह 3 नंबर में कोराइड का परिभाषा हम लोग देना चाहेंगे तो बहुत सुंदर से दे देंगे। कोराइड या बोले इसको बाहरी भाग को कहते हैं, तो उसी प्रकार हम लिखेंगे। स्क्लेरा के नीचे या पीछे कहिए, स्क्लेरा ये है, स्क्लेरा ई है, इसके नीचे कहिए या पीछे कहिए। स्क्लेरा के नीचे वाली परत को कोराइड कहते हैं, कहेंगे स्क्लेरा के नीचे वाले परत को कोराइड कहते हैं। इतना बात। इसका दूसरा नाम रक्त पटल भी, इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, रक्त पटल। इतना बात आप याद रखेंगे। कोराइड का दूसरा नाम क्या है, रक्त पटल, पूछा जाता है कभी कभी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और भी इसमें कुछ होता है, इसमें सब कुछ का हम लोग परिभाषा देंगे। आइरिस कहाँ पाया जाता है, यह भी लिखेंगे। 3 लिखे हम लोग, 4 लिखेंगे, फिगर के नीचे आप लिखते जाएंगे, आप नोट करते जाइए। आइरिस, इसका दूसरा नाम भी है परितारिका, इसका दूसरा नाम है परितारिका। इसका भी हम लोग परिभाषा देंगे, बहुत ही आसान से हम आपको दिखाएंगे भी यह कहाँ पाया जाता है। कोर्निया के पीछे देखिए ना, पहले लिखिए, कोर्निया के पीछे एक छिद्र होता है, एक छिद्रपट होता है, छिद्रपट लिख देते हैं, छिद्रपट होता है जिसे आइरिस कहते हैं, अब देखिए आपको समझ में आ गया। और छेदरिया के पीछे एक जो प्रकाश द्वार है, देखिए कोर्निया के पीछे, कोर्निया ये है, इसमें जो एक छिद्र होता है इसी को हम आइरिस कहते हैं, इसमें जो एक छिद्र होता है इसी को हम क्या लोग कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इतना बात समझ में आपको आ गया होगा। 5वां में हम लोग दिखेंगे पुतली या नेत्र द्वार। 5वां में देखेंगे पुतली या नेत्र द्वार, इसको भी हम लोग परिभाषित करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए पुतली या नेत्र द्वार, आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे हम पुतली कहते हैं। आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। इतना बात याद रखेंगे। देखिए ना, यह पुतली, यहाँ क्या बताए हम, आइरिस के मध्य भाग में, यानी आइरिस क्या है हम बताए थे, यह आइरिस है। आइरिस के मध्य भाग में एक छिद्र यहाँ होता है, इसी को हम लोग पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं, क्योंकि इसी से सब कुछ प्रवेश करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। यदि छठा चीज की बात करें तो हम लिखेंगे सीलियरी मांसपेशियां, तो हमको शुरू में बताए थे सीलियरी मांसपेशियां, सीलियरी पेशियां सिर्फ लिखिए, मांसपेशियां कहाँ लिखिए, सीलियरी पेशियां सिर्फ लिखिए, पेशियां। सीलियरी पेशियां क्या होता है यह भी आप समझिए, बहुत ही सुंदर से, बहुत ही लाजवाब से। क्या होता है सीलियरी मांसपेशियां, आइरिस के पीछे वाला परत को सीलियरी मांसपेशियां कहते हैं। देखिए ना, आइरिस के पीछे वाला परत को पेशियां कहते हैं। हम कई बार बताए हैं, यह जो है सीलियरी मांसपेशियां, ये आइरिस है, इसके पीछे वाला भाग यह है, और यह है 3 ऊपर 3 नीचा रहता ही 6 होता है, समझ गए। इसी को हम क्या करते हैं,
सिलियरी मांसपेशियां। यह सब आपको याद करना होगा और लिखना होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 7 नंबर में भी हम लिख सकते हैं नेत्र लेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जल द्रव हम छोड़ दिए हैं, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। कितना लिखिएगा, 5 ही लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, सब कुछ लिखने की जरूरी नहीं पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे नेत्र लेंस। पुतली के नीचे पारदर्शी और मुलायम पदार्थ को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। पुतली के नीचे पारदर्शी पदार्थ को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इतना बात तो आप समझ रहे हैं। पुतली के नीचे लेंस, देखिए पुतली के नीचे यह जो है लेंस कहलाता है, समझ गए। इतना बात आप बहुत सुंदर से समझिए। अब जलीय द्रव भी लिख दीजिएगा, लिख दीजिए 8 नंबर में जलीय द्रव, समझ गए। जलीय द्रव जिससे आंसू होता है तो वह भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए नेत्र लेंस और कोर्निया के बीच में एक द्रव होता है। देखिए नेत्र लेंस और कोर्निया के बीच में क्या होता है बोलिए, द्रव भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है नेत्रोद भी है, समझिए। इसी के कारण आंसू आता है, यह भी लिख सकते, इसी के कारण आंसू बहता है, इसको नेत्रोद। इसका दूसरा नाम क्या है, नेत्रोद भी है, नेत्रोद, समझ गए, याद रखें। 9 नंबर में आइए आप लोग। 9 नंबर में हम लिखेंगे कचाव द्रव। क्या लिखेंगे, कचाव द्रव या कांच द्रव, दोनों में से कुछ लिख दीजिएगा। अब इसका भी परिभाषा आप लोग दे दीजिए, बहुत ही बेहतरीन। नेत्र लेंस से पीछे पाए जाने वाले द्रव को, लेंस के पीछे या नेत्र लेंस के पीछे पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं हम लोग, कचाव द्रव कहते हैं, समझ गए। अभी बताए हुए हैं, यह जो है द्रव, यह सब क्या है, लेंस के पीछे और रेटिना के आगे, यह सब क्या है, सब कचाव द्रव है, समझ गए। बहुत अच्छा से आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक और लिख लेते हैं, 10 गो में 5 गो तो आपको याद रहना चाहिए 5 नंबर के लिए। रेटिना, और लास्ट में लिख देते हैं रेटिना ओब्लिक, इसी का नाम है दृष्टि पटल, क्योंकि इसी के कारण आप किसी को देख सकते हैं, नहीं तो आप देख भी नहीं सकते, समझ गए। तो ये दृष्टि पटल क्या होता है, यह मानव नेत्र का सबसे प्रमुख अंग है। क्या है, यह मानव नेत्र का सबसे प्रमुख अंग है, समझ गए। यह प्रमुख अंग है, यह नेत्र के सबसे भीतरी भाग होता है। यह क्या होता है, नेत्र के सबसे भीतरी भाग होता है, समझ गए, भाग होता है। यह प्रकाश के प्रति बहुत सुग्राही होता है और यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। इतना लिखेंगे तो काफी है। इस रेटिना से 2 तंतु जुड़े होते हैं। यहाँ से क्या जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ लिखेंगे रेटिना से, उसी के नीचे आप लिखिएगा, रेटिना से 2 तंतु जुड़ा होता है, जिसका एक का नाम है शंकु, दूसरा का नाम है क्षर। यही शंकु और क्षर प्लस माइनस हम लोग कह सकते हैं। जो प्लस माइनस होता है, शंकु और क्षर जो होता है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे यहाँ पर जो है कोर्निया है, यहाँ पर जो है आपका क्या है बताइए, दृष्टि पटल जिसको आप कहते हैं, और जिसको आप रेटिना कहते हैं। कोर्निया नहीं, कोर्निया तो अगला भाग है और रेटिना सबसे पिछला भाग है। यहाँ पर एक होता है क्षर, एक होता है शंकु। यह देखिए, यह तार जो जुड़ा हुआ है, यह आपका मस्तिष्क तक ले जाता है और यही आपका सूचना देता है इसको सीधा और उल्टा देखने का, समझ गए। यहीं से आपका यह क्वेश्चन बन जाएगा कि मानव नेत्र क्या है। सचित्र वर्णन करे तो कम से कम 5 चीज को आप मानव नेत्र बनाते हुए 5 गो को आप विस्तार में लिख देंगे, बस आपका हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे, इसमें कोई भी चीज समझाने के जरूरी नहीं है। यही जो है आपका जो हम बताए हैं रेटिना या दृष्टि पटल, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ प्रकाश की किरणें आ रही है तो यहीं पर आकर मिलती है, यहीं पर आपका प्रकाश का किरण आकर मिलती है, तो प्रतिबिंब भी यही बनता है। अब हम सोचेंगे थोड़ा सा एक टॉपिक आपको बताएंगे। देखिए यह तो आगे चल गए हम लोग, मोतियाबिंद भी बताएंगे। तो उसके पहले
उसके पहले हम लोग आपको बताएंगे कि सामंजन क्षमता क्या होता है। सामंजन क्षमता क्या होता है, एक आप अगला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, सामंजन क्षमता क्या होता है, यह पूछा जाता है बार बार, क्षमता क्या होता है। तो सामंजन क्षमता की यदि हम लोग बात करें, तो सामंजन क्षमता की यदि हम बात करें तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब ये फिगर को अभी जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर को हटा देते हैं, समझ गए, फिगर को हटा दिए। अब देखिए सामंजन क्षमता होता क्या है, यह तो आराम से समझिए, समझ रहे हैं, यह थोड़ा सा आराम से समझिए। और यह फिगर भी हम आपको ला देते हैं जिससे कि आपको समझ में बहुत सुंदर से आए। यह फिगर आपके साथ रहेगा ना तो आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप आइए यहाँ, समझ गए, फिगर हम छोटा करके यहाँ पर रख लेते हैं और आपको लिखते जाएंगे, सामंजन क्षमता समझाते जाएंगे, तब ठीक रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं सामंजन क्षमता। सामंजन क्षमता होता क्या है, पहले यह समझिए। देखिए जब भी प्रकाश की किरणें यह लेंस से जाती है ना, लेंस से जाती है, तो आप आंख में ऐसा क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलते रहता है। जब आप यह जाइएगा ना अंधेरा से क्या कहते हैं रोशनी में, तो आपका आंख झिलमिलाते रहेगा। ये सिलेरी मांसपेशियां क्या करती है, पकड़े रहती है, और यह क्या करती है, जब बाहर जाइएगा तो इसको आप सिलेरी मांसपेशियां बड़ा करके, इसको बड़ा करके नेत्र को या लेंस को बड़ा करके दिखाता है, तब प्रतिबिंब यहाँ बनने लगता है, तब स्पष्ट दिखता है। लेकिन थोड़े देर के लिए आपको आंख भौचक्का हो जाएगा कि या तो अंधेरा से रोशनी में जाइए चाहे रोशनी से अंधेरा में जाइए, तो दोनों में आपका आंख का थोड़ा देर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, जिसके कारण यह होता है। तो वही सामंजन क्षमता आदमी को क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्ट करना ही सामंजन क्षमता कहलाता है। तो हम इसमें लिख देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आया, जिससे दूर और नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। आंख की ऐसी क्षमता, लिखेंगे आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस फोकस दूरी अपने आप बदलती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलता है, जिससे दूर और नजदीक स्थित बिंदु को, जिससे दूर और नजदीक स्थित बिंदु को हम साफ साफ देख पाते हैं। सामंजन क्षमता कहलाती है। मतलब आप फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी अपने आप देखिएगा, रोशनी में जाइएगा तो घट जाएगा, नहीं रोशनी में जाइएगा तो बढ़ जाएगा, और अंधेरा में जाइएगा तो घट जाएगा। इसी को हम सामंजन क्षमता, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेना, और दूर और नजदीक वस्तु साफ दिखाई देता है, इसी को हम सामंजन क्षमता कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे। अगर आप छोटा सा क्वेश्चन हम यदि आपसे पूछें, यदि आप छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहें, वहां पर नहीं जाएंगे, उस फिगर का काम नहीं था, तो हम जैसे कहेंगे तीव्र प्रकाश वाले कमरे में मंद वाले प्रकाश कमरे में जाने पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, क्यों। जैसे तेजी से आप जो बच्चा लिखना चाहेंगे तो क्वेश्चन यह लिख लेंगे कि तीव्र प्रकाश वाले कमरे से, मतलब ज्यादा प्रकाश वाले कमरे से मंद वाले कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, क्यों। इसी कारण से होता है क्योंकि थोड़ा देर एडजस्ट करने में लगता है, समझ गए। तो हम इसका लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, या हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कितना हम लिखेंगे। और उतना इंपॉर्टेंट इसलिए हम नहीं कहेंगे कि इंपॉर्टेंट रहते हुए भी आसान क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम आंसर लिखा देते हैं। देखिए तीव्र प्रकाश मतलब तेज प्रकाश वाले कमरा आपका है, एक अंधेरा कमरा है मान लीजिए, तो आप लिखिए तेज प्रकाश वाले कमरे से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देने में कठिनाई होती है, क्यों। तो इसका कारण आप लिखिएगा आंसर में, जब हम तेज प्रकाश वाले कमरे में होते हैं तो नेत्र की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। जब तेज प्रकाश में होते हैं तो नेत्र की पुतली सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, पुतली हम आपको बता चुके हैं, देख लीजिए कॉपी में, जिसे फैलकर वास्तविक स्थिति में आने में कुछ समय लगता है, जिसको फैलने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि तीव्र वाले प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरा में जाने में हमको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, जिसका कठिनाई होता है। आप आराम से लिख सकते हैं, नहीं समझे हैं तो वीडियो बैक करके सुन लेंगे, आराम से लिख देंगे। आगे सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है
वह हम लोग बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपका क्या कि हम बताएंगे निकट का बिंदु क्या है। यहां से आप सुंदर से लिखिए, निकट का बिंदु क्या है, निकट का बिंदु, निकट का बिंदु क्या है। तो निकट का बिंदु की यदि हम बात करें तो निकट की बिंदु क्या है, तो हम कहेंगे आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। देखिए हम क्या लिखेंगे, आंख के सबसे निकट, वह निकट बिंदु, ऐसे लिख देते हैं, वह निकट बिंदु, वह निकट बिंदु, वह निकट बिंदु जहां पर जहां 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 पर रखी वस्तु, जहां पर रखी वस्तु, जहां पर रखी वस्तु क्या कर सकते हैं, स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है, दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निकट का बिंदु कहते हैं। वह निकट बिंदु जहां पर रखी वस्तु हम स्पष्ट दिखाई देख सकते हैं, उसे हम निकट के बिंदु कहते हैं। निकट के बिंदु जो होता है, न्यूनतम बिंदु जो होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है, एक आप और लिख लीजिए, स्पष्ट बिंदु की, स्पष्ट बिंदु की न्यूनतम दूरी जो होता है, न्यूनतम दूरी जो होता है बराबर 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रख रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बिना कोई परेशानी, बिना कोई हिचकिचाहट के। समझ गए? तो आगे आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। अब पढ़ते हैं दूर का बिंदु क्या है, दूर का बिंदु क्या है, दूर का बिंदु, दूर की बिंदु को लोग हम लोग परिभाषित करेंगे। तो दूर का बिंदु क्या होता है, हम लिखेंगे वह दूर की बिंदु जहां पर रखी वस्तु, वह दूर की बिंदु, वह दूर की बिंदु जहां पर रखी, हम सेम इसी की तरह लिखे हैं, निकट के खाली दूर कर दे रहे हैं, वह दूर की वस्तु जहां पर रखी वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता हो, उसे हम दूर की वस्तु दूर का बिंदु कहते हैं, उसे हम दूर का बिंदु कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे। और स्पष्ट दृष्टि के दूर की बिंदु कितना हो सकता है, तो स्पष्ट दृष्टि की दूर की बिंदु कितना हो सकता है, न्यूनतम दूरी तो है, दूर की दूरी कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जहां तक आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, इसका दूर की बिंदु नहीं होता है। आगे हम कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, दृष्टि परास क्या है। इंपॉर्टेंट ही है जो हम बता रहे हैं, पूरा इंपॉर्टेंट है। अभी हम टाइप नहीं हुआ था, टाइप होगा, फिर से हम आपको लाएंगे तो एक बार और रिवाइज करवा देंगे। आपका पीपीटी आज बन रहा है, उम्मीद था कल आपको पीपीटी मिल जाना चाहिए। विश्वास दिलाता हूं कि आज उम्मीद था पीपीटी बन जाएगा, तो कल से आपको पीपीटी में पढ़ाया जाएगा, तो कल आप इतना पढ़ लीजिए। हम क्या कहेंगे, दृष्टिपरास क्या है, दृष्टिपरास क्या है। दृष्टिपरास की यदि बात करें हम लोग तो हम जानते हैं दूर की बिंदु और निकट की बिंदु की बीच की दूरी को हम दृष्टिपरास कहते हैं। दूर की बिंदु तथा निकट की बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टिपरास कहते हैं। इतना बात आप लिख सकते हैं। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो क्या बताइएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है, अभी तुरंत हम बताए हैं 25 सेंटीमीटर होता है। इतना बात आप लिख सकते हैं। चाहे बड़ा लिखने का मन होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को समान नेत्र द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, उसे हम स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मानव नेत्र जो है 180 डिग्री तक देख सकता है। यदि आप इस दिशा में पूरा उत्तर दिशा में खड़ा है तो आप यहां से यहां तक देख सकते हैं। एक सिर ऐसे करके 180 डिग्री तक देख सकते हैं, और जिसके सिर पर आंख रहता है वो 360 डिग्री तक देख सकता है। इतना बात आप लोग समझ रहे हैं। आगे एक टॉपिक है, वह भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि मोतियाबिंद क्या है। देखिए यह आपका जो कला वाला भाग है, उस कला वाला भाग में यह उजला जो परत हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। यह आंख में जो उजला वाला भाग, कला में यदि उजला हो जाता है, ऐसा जैसे लगता है फुसरी आपका पक गया है, उसी को हम कहते हैं मोतियाबिंद। तो क्वेश्चन आपका पूछेगा मोतियाबिंद क्या होता है, तो क्या कहिएगा, कहेगा मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ना,
होबे करता है। तो आप उसका परिभाषा उसके बारे में आप आराम से लिख सकते हैं कि मोतियाबिंद क्या है। अधिक उम्र के लोगों में नेत्र के ऊपरी परत पर, ऊपरी परत न है, नेत्र के ऊपरी वाला भाग ना है, अंदर वाला भाग तो नहीं है, अंदर वाला भाग बताए हम आपको। तो लिखेंगे नेत्र उम्र बढ़ जाने पर ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? लिख देते हैं आपका अधिक उम्र हो जाने पर, अधिक उम्र के लोगों में, अधिक उम्र के लोगों में, लोगों के नेत्रों के ऊपर, ऊपर नेत्र के ऊपर परत पर, ये देखिए इस नेत्र के ऊपर, ऊपर दूधिया एवं धुंधला, दूधिया, दूधिया खाली लिखिए, दूधिया परत आ जाता है, नेत्रों के ऊपर दूधिया परत आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मोतियाबिंद कहते हैं। आप लोग लिख लेंगे। इसे ठीक किया जा सकता है। इसे क्या होता है? बहुत आसानी से ठीक किया जाता है। इसे ठीक किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह डॉक्टर के द्वारा आराम से ऑपरेशन करके आपको ठीक कर देते हैं। समझ गए? इतना बात याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद कल से हम लोग दृष्टि दोष पढ़ेंगे। आंख में क्या होता है दोष, कौन कौन सी बीमारी होती है, वह हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग नहीं देखेंगे दृष्टि दोष, समझ गए? अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग कि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पढ़ चुके हैं वह से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, हमको क्वेश्चन लिखते हैं। नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करती है? नेत्र में प्रकाश समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है? तो आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रंगों से मतलब नेत्र के किस भाग से है? रंगों से मतलब, रंगों से मतलब नेत्र के किस भाग से है? नेत्र के किस भाग से है? किस भाग से है? तो इसका भी जवाब दीजिए। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताना है आपको, वह बताना है। आगे आइए क्वेश्चन हम पूछते हैं। पुतली का रंग काला क्यों होता है? पुतली का रंग काला क्यों होता है? पुतली का रंग काला क्यों होता है? काला क्यों होता है? इतना क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हम इतना क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद और 2-4 क्वेश्चन लिखेंगे, तभी वीडियो समाप्त करेंगे। तो देखिए, नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करती है? तो नेत्र का अगला भाग कहाँ है? काला जो है उसको हम क्या बताए थे? कोर्निया। आप बता चुके होंगे, हम उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बताए होंगे। रंगों से मतलब नेत्र के किस भाग से है? तो आइरिस से है। किससे है? आइरिस से। याद कर लेंगे इसको हम। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। अगर पुतली का रंग काला क्यों होता है, इसको यदि लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे क्योंकि पुतली प्रकाश का परावर्तन नहीं करता है, यह प्रकाश का अवशोषण करता है। क्योंकि पर यह प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश का यह अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। बस इतना ही काफी है। आगे हम लोग देखेंगे, यह सब आगे देखेंगे। पहले दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे हम लिखेंगे, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? ये तो और आसान है, कई बार बताए हैं। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव नेत्र के किस द्रव के कारण आंसू होता है? आंसू हम लिखेंगे, आंसू कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है या किस द्रव के कारण निकलता है, वो आप लोग जवाब देंगे। अगला देखेंगे, अगला लिखते हैं, रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं? रेटिना से कितना तंतु, रेटिना से कितना तंतु जुड़े होते हैं? कितना तंतु जुड़े होते हैं? होते हैं। तो हम लोग अब इस सब का आंसर हम बताइए आप लोग क्या होगा। रेटिना से कितना तंतु जुड़े होते हैं? तो 2 कौन सी होता है? शंकु और क्षर। शंकु और क्षर बताए हैं, याद रखेंगे, शंकु और क्षर। आगे ये मानव नेत्र के किस भाग से प्रतिबिंब बनता है? तो हम ये आराम से बता देंगे, रेटिना। रेटिना। आंसू कहाँ से निकलता है? तो आप जानते हैं जलीय द्रव से निकलता है, इसी को कहते हैं नेत्रोद। जलीय द्रव कहिए या नेत्रोद कहिए, नेत्रोद कहिए, इसी से आंसू निकलता है। इसका जवाब भी दे चुके हैं। आगे आइए, आगे भी कुछ क्वेश्चन है, बस हम लोग आप चैप्टर को समाप्त करेंगे। समझिए, प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क में कौन पहुंचाता है? तो मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब की संवेदना है कौन पहुंचाता है? मस्तिष्क तक संवेदना कौन ले जाता है? संवेदना कौन ले जाता है?
तो हम कहेंगे शंकु एवं सर, शंकु एवं क्षर। अच्छा, क्वेश्चन के आंसर नहीं बताना था, हम पहले बता देते। सॉरी बच्चों, अब से हम ऐसा ही करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र के किस भाग में मध्य में पीत बिंदु होता है? मानव के कहाँ पर पीत बिंदु होता है? मानव नेत्र में कहाँ पर पीत बिंदु होता है? पीत बिंदु होता है तो आप याद रखेंगे रेटिना पर। रेटिना के मध्य में क्या होता है? जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु होता है, याद कर लेंगे या इसीलिए हम बता चुके हैं। तो देखिए, नेत्र में कौन सा लेंस होता है? नेत्र का लेंस कौन होता है? आप यह बताएंगे तो उत्तल लेंस। यह नहीं बताए हैं इसलिए हम बताते जा रहे हैं, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपको पढ़े हैं उत्तल लेंस में कैसा नेत्र का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप बता सकते हैं। अगर आप ध्यान होगा दूसरा चैप्टर वाला तो आप कर सकते हैं, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, पीत बिंदु में कौन सा तंतु होता है? पीत बिंदु अभी बताए हैं कहाँ पाया जाता है पीत बिंदु। देखिए ना, पीत बिंदु होता है रेटिना पर, तो रेटिना पर क्या होता है पीत बिंदु। पीत बिंदु में कौन सी पाया जाता है? तो हम लिखेंगे शंकु और क्षर, शंकु से लिख देंगे। आज दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। यदि आपको पूछा जाता है मोस्ट VVI MVVI, आप यह समझिए, समझ रहे हैं? तो आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा तो पूरा आपको लिखना होगा, इसका भी डिटेल्स में। देखिए, हम आपको समझाना चाह रहे हैं दृष्टि दोष क्या है। बस अगर सिर्फ 2 नंबर में पूछता है तो बस 2 लाइन ही आंसर देना है। सामान्य मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता खो देता है, तभी तुरंत हम आपको बताए हैं, वह पिछले वीडियो में हम आपको समंजन क्षमता बताए थे और अभी भी बताए थे समंजन क्षमता। अब मतलब होता अपने आप फोकस जो है घट बढ़ जाना, फोकस दूरी क्या होना, घट बढ़ जाना, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन वही अगर गड़बड़ हो गया तो वह समंजन क्षमता किसी मनुष्य के खो जाता है, तो समंजन क्षमता खराब हो जाता है या खो जाता है या काम नहीं करने लगता है, तो उससे निकट या दूर की बिंदु प्रभावित हो जाता है। या तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तु प्रभावित होगा या तो दूर की वस्तु प्रभावित होगा। इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टि दोष कहते हैं, आंख का दोष कहते हैं। आंख का दोष कहिए, आंख का बीमारी कहिए, आप जो कहिए। यह जो है 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। देखिए, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि यह जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट है, आप कहिए मत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह सुंदर से समझ ले रहे हैं और इतना आसान टॉपिक है कि आप आराम से एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, दृष्टि दोष आपको समझ में आ गया होगा। अगर समंजन क्षमता काम नहीं करने लगे तो किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु या निकट की वस्तु, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दिया कीजिए। उसमें से हम छांट के बोल रहे हैं, आपके अपने शब्दों में बोल रहे हैं, आप उस प्रकार से भी लिख दीजिएगा तो बहुत ही सुंदर से नंबर में आएगा और आपको समझ भी आएगा। समझ गए? तो हम कह रहे हैं किसी भी मनुष्य की समंजन क्षमता, आप समंजन क्षमता तो हम पहले बता चुके हैं, इसीलिए न बताए हैं, इसको परिभाषा देने के लिए। समंजन क्षमता खराब हो जाती है तो उस व्यक्ति को निकट या दूर दोनों में से कोई एक या दोनों प्रभावित हो जाता है। इस स्थिति को ही मानव के दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब यह 4 प्रकार का होता है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? इस व्यक्ति को, यह बीमारी जिस व्यक्ति में है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, इसमें क्या होता है? उल्टा होता है। इसका निकट की वस्तु ठीक रहता है, निकट की वस्तु ठीक रहता है और दूर की वस्तु खराब रहता है। उल्टा समझिएगा, आप ऐसे देखने से आपको पता चल रहा है निकट दृष्टि दोष यानी निकट ही खराब है, वैसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष है, इनको निकट ठीक है, निकट की दृष्टि ठीक है, दोष है दूर की वस्तु। समझ गए? दोष है दूर की वस्तु। इसको अगर बात करें हम लोग तो यह दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। सॉरी बच्चों, दर्पण नहीं, लेंस। हम दूसरा चैप्टर में पढ़े थे अपवर्तन में लेंस, उसी लेंस वो अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। कहिएगा सर कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए, हम आपको बताए थे यह आंख है, यह आंख है, यह आगे वाला भाग कॉर्निया है, यह यहाँ पर लेंस है, यहाँ पर क्या है? लेंस है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है जिसको रेटिना कहते हैं। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना कहते हैं। यहाँ से ऐसे देखिए, यह दृष्टि दोष के बारे में बात कराए हैं। इसमें होता क्या है? देखिए, आपको पहले 2 चीज समझिए। पहले आपको हम एक चीज समझाते हैं, आपको यह समझिए ये कौन सा लेंस है, ये जो बना रहे हैं आप, देखिए यह कौन सा लेंस है। तो आप कहेंगे, थोड़ा ठीक से बना दे रहे हैं आप, हाँ ठीक है। देखिए यह कौन सा लेंस है?
यह कहेंगे सर अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस में होता क्या है, उसके बाद हम आपको वहां पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। ये देखिए पहले यही बता देते हैं आपको। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, यह जो है ना यहाँ पर प्रतिबिंब ना बनकर प्रकाश की किरणें, कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, प्रकाश की किरणें इससे प्रवेश करती है, यह प्रतिबिंब क्या करता है, यहीं पर आकर बन जाता है। ऐसे प्रकाश की किरणें आती है, यहीं पर बन जाता है। ऐसे प्रकाश की किरणें आती है, प्रतिबिंब यहीं बन जाता है। जब तक यहाँ प्रतिबिंब नहीं बने तो आपको यहाँ पर उपस्थित है शंकु या अक्षर, तो आपको दिमाग को कैसे पहुंचाएगा सूचना, और जब दिमाग को ही नहीं पहुंचाएगा तो आपको कोई वस्तु ही नहीं दिखाई देगा नहीं। तो इसीलिए यह व्यक्ति को प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ पर बन जाता है। अभी हम इसको विस्तार में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बता रहे हैं, हम इसका परिभाषा डिटेल्स सब कुछ बताएंगे, आप समझेंगे भी। ऐसा करते हैं हम वहीं पर चलते हैं। पहले यहाँ समझ लीजिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस में हम बताए थे कि आपको प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी रेखा आता है तो यह फैलती हुई प्रतीत होता है। यह क्या होता है, फैलती हुई प्रतीत होता है। और यह देखिए इस तरह से भी आएगा तो यह फैलती हुई थी। यहाँ उत्तल लेंस अवतल लेंस क्यों लगाया जाता है, तो यह अवतल लेंस इसलिए लगाया जाता है, जैसे ही यहाँ अवतल लेंस लगा दीजिएगा आंख के आगे में, तो यह क्या करेगा, इसको थोड़ा सा फैला देगा। यहाँ आ रहा था प्रतिबिंब, इसको थोड़ा सा पावर, अब थोड़ा सा फैलाएगा तो यहाँ प्रतिबिंब आपका बनने लगेगा रेटिना पर, बस उसको दिखने लगेगा। तब कहिएगा सर जी यह कितना, ये तो बहुत फैल भी सकता है। नहीं, डॉक्टर साहब देख कर देते हैं कि इनको कितना पावर वाला लेंस की जरूरी है। उसी प्रकार ही हम बारी बारी से यह सब कुछ बताएंगे। हम लिख के रखे हैं, आपको पीपीटी बना के रखे हैं, वहां पर समझेंगे। तो आप थोड़ा सा यह भी समझिए। अब उत्तल लेंस, यह है उत्तल लेंस का फिगर। इसमें प्रधान अक्ष के समांतर जो भी रेखा जाती है वह फोकस पर आकर जो चली जाती है, फोकस पर आकर जमा हो जाती है। तो इसको हम लोग निकट दूर दृष्टि दोष में इसका काम करेंगे। आपको यह भी पूछा था निकट दृष्टि दूर करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग, लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस से बहुत सुंदर से याद रखेंगे। अभी कई बार हम बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग इस चारों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब आपका 4-5 नंबर का, 5 नंबर 6 नंबर का जो पूछता है वह होगा। समझ गए? देखिए हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है, पहले इसका परिभाषा लिखेंगे। वैसी दृष्टि जिससे दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, निकट दृष्टि। अभी बताए थे आपको निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु ठीक है, निकट की उसको ठीक है, लेकिन दूर की गलत है, यानी दिखाई नहीं देता है, इसी को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यह क्यों होता है, इसका क्या कारण है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी घट जाना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, देखिए हम आपको बताए थे यह नेत्र है, यह नेत्र है, यह क्या है, कोर्निया है, यह कोर्निया है, यहाँ पर लेंस है, यह रेटिना है। यही रेटिना के बीच की दूरी घट जाता है। बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, घट नहीं जाता है, बढ़ जाता है। घटाएंगे आपको दूर दृष्टि में, यह बढ़ जाता है। पहले दूरी मान लीजिए रेटिना यहाँ था, यह दूरी यहाँ आ गया, तो आपका प्रतिबिंब तो यही बनते रहेगा। तो रेटिना पर नहीं जाएगा तो मस्तिष्क को आपको सूचना ही नहीं मिलेगा, तो आपको क्या यह दिखेगा, नहीं दिखेगा। या देखिए नेत्र गोलक को लंबा हो जाना। देखिए इधर से पिचका दीजिएगा, इधर से पिचका दीजिएगा, ऐसे पहले गोल था तो पिचकाइएगा तो यह जो यहाँ रेटिना है तो यह तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आ जाएगा। देखिए इतना बढ़ जाएगा, नहीं जाएगा। उसी बात एक ही है। या नेत्र लेंस का मोटा होना, या लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो भी निकट दृष्टि दोष होता है, यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो इसका उपचार क्या है, इसे अवतल लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। क्योंकि अवतल लेंस में आप जानते हैं कि यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो वह जैसे ही अवतल लेंस हम लोग लगाएंगे तो वह प्रतिबिंब जितना पावर का लगाएंगे कि यहाँ पर रेटिना पर बनने लगेगा, बस हो गया, उसको स्पष्ट दिखने लगेगा। समझ गए? यही है आपका निकट दृष्टि दोष। अब हम लोग देखेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है, देखिए वैसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु यहाँ देखिए थोड़ा सा आधा लिखा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखल जाएगा निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखिए यह चीज यह बीच में आ जाएगा, हम यहाँ पर स्टार दे देते हैं, आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ लेकिन निकट की वस्तु, यहाँ निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यहाँ से लिखिएगा स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दूर या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए आप सॉरी, मैं इसलिए माफी चाहता हूं। ऐसे भी हम आपको बता दिए वैसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका क्या कारण होता है, नेत्र गोलक और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है, इसमें उल्टा हो जाता है। मान लीजिए यह आंख है, ये पहले गोल था, यह रेटिना है, यह क्या है, कोर्निया है, यह रेटिना है, बीच में लेंस है। यह क्या होता है, यह दूरी जो है ना, यह दोनों के नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। पहले यह इतना दूरी था, यह क्या काम हुआ,
यह दूरी यहाँ हो गया, यह यही इधर चिपक जाए, उसमें बढ़ जाता था, इसमें घट जाता है। मान लीजिए कि इस दूरी यहाँ आ गया, यह दूरी क्या हो गया, रेटिना क्या होगा, यहाँ आ गया। तो आप देखिए प्रतिबिंब तो पीछे बन रहा है, इसका पीछे बन रहा है, तो आपको अति दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। देखिए वो हम बनाकर आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यह क्या है, आंख है, गोल बना देते हैं, आंख है, यहाँ पर क्या है, कोर्निया है, यहाँ पर क्या है, लेंस है, आंख वाला लेंस है। तो जैसे ही यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, अगर ठीक है आंख, तो आपका प्रतिबिंब आपका यहाँ आकर बन जाता है, तो दिखाई दे देता है। लेकिन क्या होता है, अगर यह दूरी क्या होता है, यह घट जाएगा, यह दूरी यहाँ आ जाएगा, यह जो रेटिना है आपका, रेटिना है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, यह दूरी यहाँ आ गया, तो ये प्रतिबिंब तो यहाँ बन रहा है, तो दिखाई देगा, नहीं देगा। इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह क्या करता है, कोई भी प्रकाश की किरणें के सुकराने की काम करता है, यहीं पर प्रतिबिंब बनने लगेगा। जैसे ही उत्तल लेंस लगाएंगे, यहीं पर प्रतिबिंब बनने लगेगा। तो यहाँ तो क्षार और शंकु है, इसलिए आपको मस्तिष्क को भेज देगा संवेदना, बस आपको आराम से दिखाई देने लगेगा। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो वही लिखल है कारण में, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना एवं नेत्र गोलक को छोटा हो जाना। नेत्र गोलक क्या होगा, छोटा होगा। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, यह नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला भी हो जाता है, तो दूरदृष्टि बीमारी होता है। इसका उपचार हम उत्तल लेंस से करेंगे। अब कोई बच्चा को समझ में नहीं आएगा कि सर जी दूरदृष्टि और निकट दृष्टि में अंतर ही समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दूर में 2 अक्षर है, तो इसमें कम अक्षर, उत्तल लेंस में क्या है, 3 है, लेकिन निकट में 3 है, तो इसमें 4 अक्षर वाला लेंस लगाएंगे। अब तक समझ गए। उसका अक्षर ज्यादा है तो इसको ज्यादा अक्षर वाला लगाएंगे, इसको अक्षर कम है तो कम अक्षर वाला लगाएंगे। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, समझ गए, बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है। और तीसरा हम प्रकार बताए थे जरा दृष्टि दोष, या वैसे दृष्टि, इसमें देखिए बुढ़ापा में यह सब होता है, दोनों प्रभावित होता है, निकट और दृष्टि दूर दोनों प्रभावित हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है इसमें, निकट दृष्टि के साथ साथ दूर दृष्टि भी प्रभावित हो जाता है, जरा दृष्टि दोष कहते हैं, समझ गए, कहलाता है। यह रोग प्रायः बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियों के थक जाने के कारण होता है। हम बताए थे यह क्या है, कोर्निया, और यह लेंस है। लेंस के दोनों तरफ से 3-3 सिलियरी मांसपेशियां पकड़ी रहती है, यह अगर थक जाता है तब यह बीमारी हो जाता है। यह ना तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, ना तो नजदीक की वस्तु दिखाई देगा। तो इसके लिए यही है सिलियरी मांसपेशी, कारण इसका क्या है, सिलियरी मांसपेशियों को थक जाना, यहाँ सिलियरी मांसपेशियों को थक जाना। उपचार क्या है, बायफोकल, इसका उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगा दिया जाता है। आप किसी चश्मा में देखेंगे, ऐसे चश्मा है, ऐसे मान लीजिए चश्मा है, तो ये आधा दूर रहेगा उत्तल, आधा दूर रहेगा अवतल। सॉरी बच्चों, सॉरी माफी चाहता हूँ। हाँ देखिए, इसमें बायफोकल लेंस लगाया जाता है, यानी दोनों लेंस लगाया जाता है, यानी द्विफोकसी लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लगाया जाता है। अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है, और उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कम होती है, इसलिए दोनों लेंस लगाया जाता है कि उसको दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों दिखाई दे सके। अब आ गई अबिंदुकता, देखिए यहाँ लगा हुआ है, यहाँ देखिएगा दो भाग में शीशा कटा हुआ है, तो समझिए इसमें बायफोकल लेंस लगा हुआ है। देखिए अबिंदुकता क्या है, यह एक ऐसी दृष्टि दोष है जिसमें सब मानव का नेत्र एक ही साथ उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाती है, जिसके कारण कभी गोल वस्तु को लंबा दिखता है तो कभी लंबा वस्तु को गोल दिखाई देता है। तो ये बीमारी जिसका हो गया ना अबिंदुकता, तो वह क्या कीजिए, लंबा वस्तु यह व्यक्ति देखता है इसको गोल नजर आता है, अगर गोल वस्तु देखता है तो उसको लंबा नजर आता है, तो समझिए उसको अबिंदुकता हो गया है, उनको क्या हो गया, अबिंदुकता हो गया। किसके, जिसके कारण कभी गोल वस्तु यह हो जाता है, इसका कारण है कोर्निया का वक्र हो जाना। यह जो आगे वाला कोर्निया है, मान लीजिए लंक है, यह वक्र हो जाता है, इसकी कारण से अबिंदुकता हो जाता है। उपचार क्या है, इसमें बेलनाकार लेंस हम लोग प्रयोग करेंगे। अब बेलनाकार लेंस हम इंटर में जाकर पढ़ेंगे, बेलनाकार लेंस क्या होता है हम आपको नहीं बताया है, तभी आपको पढ़ना भी नहीं है। सिर्फ अबिंदुकता का उपचार आप समझ लीजिएगा कि बेलनाकार लेंस से किया जाता है। बेलना तो आप देखे होंगे, मार भी खाए होंगे अपनी मम्मी से, उसी बेलनाकार लेंस वैसा ही होता है। इसका उपचार करने के लिए यह आपका दृष्टि दोष पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चढ़ेंगे वर्णधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, इसको पूछा जाता है, यह आप समझिए। यह एक ऐसी घटना है जिसके मानव नेत्र के रेटिना में कुछ शंकु नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यह कुछ रंगों को नहीं देख पाते हैं। देखिए जिसके रेटिना पर कलर अति होता है, शंकु और क्षर हम बताए थे। यह आंख है, यह क्या है, कोर्निया है, यहाँ क्या है, लेंस है, यह रेटिना है। रेटिना पर सर और शंकु होता है, यही शंकु जो है 7 कलर का होता है, देख रहे हैं यह सब कलर जो है यही शंकु में होता है। इसमें कुछ शंकु नहीं पाया जाता है। ये कोनो कलर का, जिस कलर का शंकु नहीं पाया जाएगा वह कलर वह भी नहीं देख पाएगा, उसी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। उस कलर वो आदमी को क्या लगेगा, लाल लगेगा, पीला है, पीला लगेगा, लाल है, हरा लगेगा, बैंगनी है, बैंगनी लगेगा, हरा, अच्छा हरा बैंगनी तो दोनों एक ही है, हरा लगेगा, लाल है, लाल लगेगा, हरा है।
तो समझिए उस व्यक्ति में यहाँ रेटिना पर वह कलर कमी है, रेटिना में कुछ शंकु कमी है। रेटिना में क्या कमी है? शंकु कमी है। देखिए दूसरे शब्दों में भी लिखे हैं, जब आंख समान रूप से रंगों को नहीं देख पाता है तो उसे वर्णधता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। जब समान रूप से आंख जो है कलर को नहीं पहचान पाता है या नहीं देख पाता है तो उसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इतना आसान से आप समझिए। इसे कलर डिफिशियंसी भी कहा जाता है। इसके ग्रस्त व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, समानता इसे हरे और लाल और कभी कभी नीले रंग में भी अंतर नहीं समझ में आता। समानता हरा और लाल रंग में इनको समझ में नहीं आता है अंतर, समझ गए। तो अब देखिए हम लोग को 2 नंबर में एक सवाल आया कि मानव नेत्र के सामान्य दोषों को नाम लिखें, तो चारों लिख दीजिएगा, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि और बिंदुकता बस होगी। यह सब के बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ चुके हैं, बहुत सुंदर से। आप दोबारा देख लेंगे वीडियो तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। हम लोग अब पढ़ेंगे दृष्टि दोष क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो हम आपको बता भी चुके हैं। तो देखिए वैसे दृष्टि दोष जिसके निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है उसे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछ रहा है तो दृष्टि दोष नहीं है या निकट दृष्टि दोष, तो निकट की वस्तु खराब हो जाता है, यह हम बता चुके हैं। इसका उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। उसी प्रकार उत्तल दूर दृष्टि क्या है, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, तो आप लिख सकते हैं वैसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट देखिए निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, देखिए ये गलत है। निकट दृष्टि दोष कहते हैं निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है निकट दृष्टि दोष कहलाती है। देखिए वैसे दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु यह गलत लिखल है, यह आपका गलत लिखा हुआ है, पूरी तरह से गलत है। इसका हम लिख के आपको समझ आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो आप लिखेंगे इसका हम एक पेज ले लेते हैं, लिखेंगे वैसा दृष्टि जो जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उपचार इसका कैसे करेंगे, आप उपचार भी लिख सकते हैं। उपचार इसको अवतल लेंस लगाकर उपचार किया जाता है। इतना लिख देंगे 2 नंबर। इसका अगर दूर दृष्टि दोष पूछे तो इसका आप अपोजिट लिख देंगे तो हो जाएगा। एक और है नीचे क्वेश्चन है, एक छात्र ब्लैक बोर्ड को काफी नजदीक बैठा है लेकिन वह ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ने में असमर्थ है, तो वह किस प्रकार के, देखिए नजदीक की वस्तु इसका गड़बड़ है तो इसको दूर दृष्टि होगा। इसका कौन बीमारी होगा, दूर दृष्टि होगा। इसका उपचार उत्तल लेंस से किया जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतना बड़ा, जवाब इतना बड़ा छोटा, समझ गए। बहुत अच्छा से आप समझ रहेंगे। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, दूर दृष्टि भी लिखा हुआ है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जाता है तो हम बताए हैं। देखिए उत्तल लेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि यह जो है प्रधान अक्ष के समांतर जो भी रेखा आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यह गोलक छोटा, रेटिना क्या होता है छोटा हो जाता है, इधर आ जाता है, नहीं तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता था, इसीलिए इसका प्रयोग। देखिए यहाँ लिखा है दूर दृष्टि दोष के दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह जमा कर लेता है, बस इसीलिए। परावर्तन क्या है, हम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों पढ़ा चुके हैं। पहला चैप्टर में परावर्तन और दूसरा चैप्टर में अपवर्तन। अगर वह आप जान रहे हैं तो यह आप आसानी से समझ सकते हैं बहुत ही सुंदर से। देखिए वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वायुमंडल में परत होता है, देखिए ना कितना परत है। पहला परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, दूसरा परत को समताप मंडल कहते हैं, तीसरा को मध्य मंडल, चौथा को ताप मंडल, पांचवा को बहिर्मंडल। इतना मंडल 5-6 मंडल में विभाजित किया गया है। तो इसमें सब में अलग अलग तापमान होता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में ही इस प्रकार का अपवर्तन हो जाता है कि वायुमंडल में होने वाली इस अपवर्तन को ही वायुमंडल अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह वायुमंडल अपवर्तन समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो थोड़ा देर और इंतजार कीजिए, बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाए। एक बार और हम आपको पढ़ के सुनाता हूं कि वायुमंडल में सभी जगह तापमान एक समान नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो वायुमंडल में ही इस प्रकार का अपवर्तन हो जाता है। तो वायुमंडल में होने वाली इस अपवर्तन को वायुमंडल अपवर्तन कहते हैं। देखिए आपको यह समझ में नहीं आया होगा, हम आपको समझाते हैं। हम आपको दूसरा चैप्टर यानी प्रकाश के अपवर्तन में समझाए थे कि यदि कोई यहाँ अपवर्तक सतह है तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है तो यहाँ अभिलंब होता था, तो यह अभिलंब होता था, यह सघन माध्यम, यह विरल माध्यम है, यह क्या है
विरल माध्यम है, ये है सघन माध्यम। तो यह इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन सघन से विरल में जैसे ही आता है तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाता था, समझ गए। और फिर यदि हम यहाँ पर कोई लगाएंगे परावर्तक सतह, तो यहाँ देखिए सघन है, यहाँ क्या है, सघन है, इस साइड क्या है, इस सघन माध्यम है, और यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं तब आपको अच्छा समझ, सघन माध्यम है और नीचा में मान लीजिए कि विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम। तो यहाँ पर जैसे हम अभिलंब डालेंगे तो इसको ऐसे नहीं जाकर यह अभिलंब से क्या होगा, दूर जाएगा। यही हम आपको बताए थे, यही है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ देखिए बहुत सा माध्यम है, बहुत सा माध्यम, सघन विरल, सघन से विरल, विरल से सघन में आ रहा है, इसलिए उसको अपवर्तन होगा ही होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। 2 लाइन आप लिख दीजिएगा, बस हो गया 2 नंबर। आगे आइए, दूसरा है वायुमंडल अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो यह आप समझिए बहुत ही सुंदर से। वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे को टिमटिमाना होता है। अग्रिम सूर्य, सूर्य उदय आपको पहले ही दिखाई दे देगा। निलंबित सूर्य पहले डूबता है ना सूर्य, उसके पहले ही 5 मिनट तक दिखते रहेगा डूबने के बावजूद भी। गर्म हवा ऊपर उठना, यह सब घटना प्रकाश मंडलीय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों, सेम चीज है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे में से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता काफी बढ़ता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। सॉरी बच्चों, काफी नहीं, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। देखिए वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारा से जो निकलने वाला प्रकाश है वहां वायुमंडल में अपवर्तन होता है, क्योंकि बहुत ही उसमें वायुमंडल परतें हैं। समझिए कितना परत है, अभी हम कब बताए थे, क्षोभ मंडल, ताप मंडल, इस सब में वायुमंडल अपवर्तन होते रहेगा, कुछ ना कुछ ताप क्या कहते हैं, प्रकाश विचलित होते रहेगा ये इसके हिसाब से। तो इसीलिए कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, जिसके कारण तारे कभी धुंधला दिखाई देती है तो कभी चमकते हुए, इस तरह सारे टिमटिमाते हुए, इस तरह तारे होगा यहाँ, इस तरह तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देता है, इस तरह तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। इस तरह यह देखिए बीच में कुछ इस पीपीटी में कुछ मिस्टेक हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं बच्चों। तो इस तरह तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, बार बार तारे का धुंधला या चमकना दिखाई देते ही तारे का टिमटिमाना कहलाता है। धुंधला या चमकीला दिखाई देना ही तारे को क्या कहलाता है, टिमटिमाना कहलाता है। तो इसको आप इतना भी लिख सकते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ना, कभी कभी तारा से निकलने वाली प्रकाश कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसी के कारण वह तारे टिमटिमाते हुए नजर आता है। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो काफी है, यहाँ सेंटेंस बना हुआ नहीं है तो भी चलेगा। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि ग्रह नजदीक है, तो कहेंगे तारे की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के काफी नजदीक है, जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत लगभग 0 है, नहीं होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, तो इसको नहीं टिमटिमाएगा, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसलिए ग्रह क्या होता है, नहीं टिमटिमाते। तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है, तो देखिए पर ये कितना आसान चीज है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों को आभासी स्थिति में बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय वायु के विभिन्न परतों से बना होता है। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के विभिन्न परतों से बना होता है। पृथ्वी के नजदीक वाला परत सघन होता है, अर्थात इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपर जाते हैं अपवर्तनांक घटते जाता है। जब तारे से प्रकाश की किरणें निकलती है तो इसका लगातार अपवर्तन होता है, यह अभिलंब की ओर मुड़ते जाता है। अभी बताए थे आपको फिगर बनाकर, वही बात है, यहाँ बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, नहीं भी समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। विस्तार में आपको जाने तारे को आभासी स्थिति क्यों होता है, क्योंकि आपका सब में वायुमंडल में बहुत सारा परत है। आप ऐसे लिख सकते हैं, वायुमंडल में नीचे में सघन है, ऊपर में विरल है, और जब सघन माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाते हैं तो अपवर्तनांक घटते जाते हैं, समझ गए। तो इसमें प्रकाश की किरणें चलती रहती है, तो इसका अपवर्तन होता है, विचलन होता है, विलंब की ओर मुड़ते जाता है, जिस कारण से यह आभासी स्थिति नजर आता है तारे का। बात आपको समझ में आ गया होगा। बस आपका ये चैप्टर लास्ट ही है, 2-3 चीज है, पढ़ेंगे बस समाप्त हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ अग्रिम सूर्योदय एवं निलंबित सूर्योदय किस घटना के कारण होता है, तो आप कहेंगे वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। इसमें एक दिन में आभासी 4 मिनट, लगभग 5 मिनट जो है बढ़ जाता है, मतलब 5 मिनट पहले आपको सूर्यास्त होने से, अग्रिम सूर्योदय होने से पहले आपको 5 मिनट दिखेगा, यही प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है, जबकि दोपहर में गोल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सामने आपका रहता है। दोपहर में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और असमान रूप से होता है, लेकिन जब आपके सामने में रहेगा तो कम ही ना होगा अपवर्तन।
तो जबकि दोपहर के में समय लंबवत प्रकाश की किरणें गिरती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है और दोपहर के समय गोल दिखाई देता है। ये बहुत आसान है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, यह देखिए, जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस अणु अब प्रकाश का अवशोषित कर लेता है और कुछ समय के बाद ये प्रकाश चारों ओर दिशाओं में फैला देता है। प्रकाश की इस घटना के प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चौथे भाग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। या तो हम पहले भी पढ़े हैं, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन यानी फैलाव कम होगा। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो उसका बहुत कम फैलेगा और बहुत दूर तक रोशनी जाएगा, लेकिन हरा रंग बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, इसलिए उसका फैलाव बहुत ज्यादा होगा। इसलिए खतरा का निशान हमेशा लाल दिया जाता है। प्रकीर्णन बात समझ में आपको आया होगा। सूर्य प्रकाश की किरणें जब आती है, सूर्य से जब प्रकाश की किरणें जलती है तो वायुमंडल में बहुत सा परत है और कुछ अणु है, गैस है, वह क्या करता है, वह प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और थोड़ा देर के बाद उसको चारों दिशा में फैला देता है। यही फैलाव को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन मतलब फैलाव होता है, समझ गए, प्रकाश का फैलाव होता है। तो प्रकाश का फैलाव कैसे होता है, प्रकाश जब भी कोई अणु या गैस या कुछ पर पड़ता है, वायुमंडल के परत पर पड़ता है तो अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद कुछ देर के बाद वह छोड़ता है तो फैलते हुए नजर आता है, उसी को हम प्रकार का प्रकीर्णन कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है, ये तो बहुत आसान है। आप कभी अपने घर के खिड़की खोल के देखेंगे तो और जैसे इस प्रकार से धूप आता रहेगा तो धूप में आप देखेंगे तो छोटा छोटा कण ऐसे दिखाई देगा, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए ना, जब कोई लाइटली कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाता है तो इसका घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। देखिए, जब अंधेरे कमरे के खिड़की से प्रकाश की किरणें आती है तो इसके रास्ते में धूल कण चमकते हैं। जब किसी कमरे में धुआं भरा हो और प्रकाश की किरणें आए तो उसका रास्ते में चमकते हुए कण दिखाई देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई दे, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कारण, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कारण, प्रकाश के किस कारण से, तरंगदैर्घ्य के कारण। प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चौथे भाग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा, कम होगा। देखिए, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो उसका फैलाव कम होता है, वही तथा जिसका रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका फैलाव अधिक होता है। इसलिए बैगनी एवं नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और हमारी आंखों बैगनी की अपेक्षा नीला रंग ज्यादा देखता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि हमारे आंख बैगनी की अपेक्षा नीला ज्यादा देख पाता है, इसलिए क्या होता है, नीला दिखाई देता है। आकाश आप बोल सकते हैं। मात्र 2-3 स्लाइड है, आपका समाप्त हो जाएगा। यह तो 10-15 मिनट का वीडियो बना हुआ, लास्ट में हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अब इसमें बोर्ड में लिखा हुआ वीडियो देख के फेयर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, वीडियो को पीछे करके 2 बार चला सकते हैं। मन नहीं है पढ़ने का तो आप सुनकर भी याद हो जाएगा। तो देखिए, आंतरिक छवि का आकाश काला क्यों दिखाई देता है, देखो इसका निम्नलिखित कारण है। वायुमंडल नहीं है, आंतरिक में वायुमंडल ही नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए काला दिखाई देता है। लेकिन जो यहाँ पर धरती पर लोग है उसको नीला दिखाई देता है। बादलों का रंग सफेद होता है, क्यों, बादलों का निर्माण सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। ये सूक्ष्म कण अलग अलग आकार के होते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णन का फैलाव औसतम लगभग एक समान होता है, फैलाव औसतम एक समान है। यही कारण है कि बादलों का रंग ये सफेद होता है। इसका प्रकीर्णन यानी फैलाव जो होता है कण का एक समान होता है, इसलिए यह क्या होता है, उजला दिखाई देता है। इतना बात लिख देंगे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह ज्यादा दूरी तय करती है, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। एक ही चीज है। खतरे का संकेत लाल होता है, क्यों, तो हम जानते हैं खतरे का संकेत लाल इसलिए होता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, यानी ज्यादा दूरी तक जाता है, इसका फैलाव भी कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है, ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए खतरे का रंग क्या होता है, लाल होता है। कितना आसान चीज है। यही के साथ आपका यह पूरा चैप्टर मानव नेत्र पूरा समाप्त हो गया। मानव आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मैं यह वीडियो भी समाप्त करता हूं। अगला चैप्टर फिर से हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, बहुत ही सुंदर से लाजवाब तरीका से। वह चैप्टर थोड़ा समझने वाली है, इसलिए उसमें थोड़ा सा ज्यादा वीडियो बन सकता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।